मैक्रो एंड माइक्रो एल्गी कल्टीवेशन के बारे में देखते हैं। तो एल्गी साइज के आधार पे छोटे बड़े हो सकते हैं। माइक्रो एल्गी यानी जो छोटे सूक्ष्म शैवाल होते हैं, ठीक है। और मैक्रो एल्गी यानी जो बड़े साइज के होते हैं, जिनका थैलस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो पहले माइक्रो एल्गी कल्टीवेशन को देखते हैं। ये सूक्ष्म शैवाल होते हैं, इनको कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे स्पाइरुलिना काफ़ी मात्रा में कल्टीवेट किया जाता है ना। स्पाइरुलिना इसको इंडिया में भी काफ़ी कल्टीवेट किया जाता है, छोटे छोटे पॉन्ड बना के या फिर सिंपल स्ट्रक्चर बना के भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। क्लेमाइडोमोनास भी सिंगल सेल का होता है, क्लोरेला भी सिंगल सेल का एल्गी है, इन्हें भी कल्टीवेट किया जा सकता है ना। तो इनका कैसे कल्टीवेशन होता है इसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो ये माइक्रो एल्गी यानी यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं। कल्टीवेशन के लिए इनके मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लाइट, CO2, वाटर की ज़रूरत होगी, है ना। इसमें मिनरल्स ही मेन रहता है। ये कौन कौन से मिनरल्स दें हम इसको, जिससे सबसे अच्छा ग्रोथ हो सके, ठीक है। लाइट तो इनको प्रोवाइड करना ही होगा, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है ना। ग्रीन होते हैं मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो बिना लाइट के तो ये होगा नहीं, तो लाइट की ज़रूरत तो होती ही है। इसके अलावा 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तक इनमें काफ़ी अच्छा कल्चर होता है, मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है ये सूटेबल होता है इनके ग्रोथ के लिए। मिनरल्स में मेनली नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी छोटे या कम मात्रा में जो मिनरल्स लगते हैं वो भी ज़रूरी हैं, पर ये ज़्यादा मात्रा में थोड़ा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेशन के लिए देखें तो ओपन रेसवे पॉन्ड्स हो सकते हैं, जिसमें इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं ना। ये एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसमें पानी का फ्लो लगातार बना रहता है ना। इसमें हम कुछ पैडल्स लगा देते हैं जो कि वो लगातार रोटेट होते हैं। तो क्या होता है कि पानी एक दिशा में घूमता है, ठीक है। बीच में ये बैरियर है, इसके कारण क्या होगा कि ये इस तरीके से फ्लो बन जाएगा पानी का, ठीक। तो क्या होगा, लगातार फ्लो में रहते हैं तो ग्रोथ अच्छा होता है ना। इसमें कुछ मात्रा में पानी लगातार डाला भी जाता है, ऐड करते हैं, कुछ मात्रा में बाहर भी निकलता रहता है। तो ये ओपन रेसवे पॉन्ड होते हैं जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं। ये चाहे मिट्टी के तालाब जैसे हो सकते हैं, या फिर इसको आर्टिफिशियली प्लास्टिक का या कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के भी इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो पॉन्ड्स, सिंपल पॉन्ड्स में भी इसको कल्चर किया जा सकता है। ये राउंड शेप भी हो सकते हैं, ठीक है, राउंड शेप होंगे, ठीक है। या फिर सिंपल जो तालाब होते हैं उसमें भी कल्चर किया जाता है। तो ये ओपन कल्टीवेशन सिस्टम होता है। ओपन रेसवे पॉन्ड्स जो होते हैं, रेसवे शब्द इसीलिए है क्योंकि पानी इसमें फ्लो में बना होता है। तो ये ओपन कल्टीवेशन सिस्टम है। एक क्लोज कल्टीवेशन सिस्टम होता है जिसको फोटो बायोरिएक्टर कहेंगे, ठीक है। इसमें या तो एक चैम्बर होगा इस तरीके से, ठीक है, लंबा हो सकता है या थोड़ा चौड़ा हो सकता है, या एक पतला फ्लैट हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके बने होंगे, प्लास्टिक के या ग्लास ट्यूब के बने होंगे, ग्लास के बने होंगे, है ना। या इस तरह के एक ट्यूबिंग भी इसमें यूज किया जाता है, जैसे ये ट्यूब है लंबा ना। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में लाइट्स उन तक पहुँचेगा, तो क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा तेज़ होता है। तो अलग अलग डिजाइन के फोटो बायोरिएक्टर्स हो सकते हैं। फोटो फोटो शब्द यानी इसमें लाइट अंदर तक जा सके, तो ये ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ के बने होंगे, जैसे ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। एयर सप्लाई इसमें बनाए रखते हैं, या फिर उसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम फ्लो में बना देते हैं, फ्लो में रहता है। जैसे ये ट्यूब का साइज है, तो ट्यूब में क्या हो सकता है, ट्यूब में फ्लो हम बना सकते हैं कि एक साइड से वो मूव करता रहे, दूसरे साइड से निकलता रहे, या फिर एक क्लोज सर्किट में भी फ्लो हो सकता है, ठीक। तो ये फोटो बायोरिएक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्लोज्ड कल्टीवेशन सिस्टम कहलाते हैं। मतलब इनमें एक बार आपने जो इनोकुलम डाला है, बीज जिसके डाल दिया है जो स्पीसीज का, वही ग्रोथ होगा ना। ये बाहर से चूँकि पैक है तो इसमें इन्फेक्शन का या संक्रमण का खतरा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये फोटोबायोरिएक्टर जो है ये मोनोकल्चर के लिए उपयुक्त होते हैं। मोनोकल्चर क्या होता है कि केवल एक स्पीसीज की
को ग्रो किया जाए ना। एक स्पीसीज के किसी पार्टिकुलर स्ट्रेन को जब हम ग्रो करते हैं तो उसको मोनोकल्चर कहते हैं ना। तो केवल एक स्पीसीज को जब हम ग्रो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके साथ कोई दूसरी स्पीसीज ग्रो ना करे, तो उसको हम मोनोकल्चर कहते हैं। तो क्लोज्ड कल्टीवेशन सिस्टम उपयुक्त होता है ना, क्योंकि इसके स्पोर जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, वो हवा में के माध्यम से उड़ के आ सकते हैं, इसलिए ये क्लोज सिस्टम है। तो इसमें दूसरे स्पीसीज के संक्रमण का खतरा कम रहेगा ना। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज के स्पोर बाहर से आ सकते हैं। ठीक, तो ये फोटो बायोरिएक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ये ट्यूब के आकार के हो सकते हैं, या इस तरीके से थोड़े लंबे में हो सकते हैं कॉलम शेप, या इस तरीके से जार नुमा हो सकते हैं, या एकदम चपटे हो सकते हैं ना। यानी ये क्या है, सीट के जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत पतला है सीट है, और जिससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इनके ऊपर पहुंच सके और ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इसमें फोटो बायोरिएक्टर में बैच मोड या कंटिन्यूअस मोड हो सकता है। बैच मोड में क्या होता है कि एक बार हम जैसे उसको सेटअप किए और उसके बाद उसमें ग्रोथ हुआ, उसके बाद हम हार्वेस्ट करते हैं। तो यानी एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको फिर से पूरी तरीके से सेट करना होता है, मतलब कल्चर मीडियम डालेंगे, फिर से इनोकुलम डालेंगे, है ना, तब फिर वो फिर से ग्रोथ होगा। तो हर बार उसको रीसेट करना पड़ता है। कंटिन्यूअस मोड में क्या होगा कि ये लगातार हम कुछ देर में या कुछ समय के बाद हार्वेस्ट करते रहते हैं। हार्वेस्ट करना मतलब कुछ मात्रा में एल्गल बायोमास को निकाल लेना। ठीक है, और लगातार उसमें ग्रोथ होते रहता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम कल्चर मीडियम भी उसमें मिलाते रहते हैं। ठीक है, तो कल्चर मीडियम भी लगातार मिलाया जा रहा है, बीच बीच में उसको हार्वेस्टिंग भी किया जा रहा है, एल्गल मास बायोमास को प्राप्त किया करते रहते हैं, और उसमें ग्रोथ भी होते रहता है। मतलब ये कभी खाली करना नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत समय के बाद खाली करते हैं जब इसमें लगता है कि नहीं कुछ इन्फेक्शन हो गया है या सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर रहा है ना। जैसे ये डायग्राम है, जैसे ये रेसवे पॉन्ड का है, देखिए। ठीक है, ये रेसवे पॉन्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये बना हुआ है। तो इसमें क्या है, वाटर क्या होता है, ग्रो करता है, ऐसे फ्लो होते रहता है ना। एक राउंड में देखिए कई आसपास में कई ठो बने हुए हैं। इसके अलावा ये देखें, इस तरीके से भी ग्रोथ किया जा रहा है स्पाइरुलिना को, है ना। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर से एक प्लास्टिक बिछा दिया गया है, उसमें पानी डाल के स्पाइरुलिना को ग्रोथ करते हैं। तो स्पाइरुलिना को ग्रोथ करने के लिए इसमें मिनरल्स वगैरह भी डालने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कल्चर किया जा सकता है। ये देखिए ग्लास ट्यूब फोटो बायोरिएक्टर का डायग्राम है ये ना। बहुत सारे ट्यूब हैं जो कि आपस में कोइल्ड हैं, और एक के बाद एक ऊपर की ओर अरेंज्ड है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और लगातार ग्रोथ होते रहती है। तो ये ग्लास ट्यूब फोटो बायोरिएक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें पाइप की जैसी संरचना होती है, ग्लास की यानी कांच की बनी हुई, जिससे उसके अंदर लाइट जा सके और कल्चर मीडियम फ्लो में बना रहता है इसमें। तो ये ग्लास ट्यूब फोटो बायोरिएक्टर। ठीक है, ये भी ग्लास ट्यूब फोटो बायोरिएक्टर है, देखिए। तो इसके माध्यम से भी एल्गी कल्टीवेशन किया जाता है। अब हम देखते हैं मैक्रो एल्गी कल्टीवेशन। मैक्रो यानी जो बड़े साइज के एल्गी होते हैं, जिनका थैलस बहुत बड़ा होता है, कुछ थैलस तो कई मीटर लंबे तक भी देखे गए हैं ना। तो इनको हम जनरली सी वीड्स कहते हैं। मतलब ये समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं, मैरीन एल्गी होते हैं। ठीक है, तो इनको कल्चर करने की क्या करना होगा, हमको समुद्र के पानी में ही कल्चर करना होता है। तो समुद्र के जो किनारे का एरिया होता है, कोस्टल रीजन में, बड़े बड़े नेट या जाल जैसा लगा कर उसमें हम इसके छोटे छोटे स्पोर को डाल देते हैं, या फिर उसके छोटे थैलस को इसमें डाल देते हैं, तो वो वहाँ पर ग्रोथ करते रहता है। ठीक है, तो इस तरीके के एक नेट बनाया जाता है। नेट का साइज अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे थैलस के टुकड़े फंसा दिए जाते हैं। ठीक है, एक लंबा रस्सी भी हो सकता है। ठीक है, पहले तो बांस का भी नेट बनाया जाता था, जिसमें इसके थैलस को फंसा देते थे, तो वो काफ़ी ग्रोथ करके फैल जाता था। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग होता है, पानी में ऊपर तैरते रहता है, या पानी के हल्का नीचे हो सकता है। तो ये इस तरह के नेट बनाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र किनारे कम गहरे पानी में उगाया जाता है। तो ये सीवीड कल्टीवेशन के नाम से भी आपको नेट पे मिलेगा ना, सीवीड कल्टीवेशन, क्योंकि
सीवीड क्या होते हैं, बड़े साइज के मैक्रो एल्गी होते हैं ना ज़्यादातर। फ्यूकस, सरगासम, पोरफायरा, लेमिनेरिया, अल्वा, है ना। इसके अलावा जेलिडियम और जिजार्टिना ये सब आते हैं इसमें ना। ज़्यादातर ब्राउन एल्गी होते हैं या रेड एल्गी होते हैं ना। जैसे फ्यूकस, सरगासम और लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, पोरफायरा, जेलिडियम और जिजार्टिना रेड एल्गी है। अल्वा जो है ये ग्रीन एल्गी में भी ग्रीन एल्गी है ना। ठीक है, कुछ और है, जैसे ये देखिए, ये समुद्र में किनारे में ये इस तरह का नेट फैला दिया गया है ना। तो इसमें ग्रोथ किया जा रहा है, किसको, सीवीड्स को कल्टीवेट किया जाता है ना। तो एक बड़ा सा जाल सा है, देखिए फैला हुआ है, वो जाल बंधा हुआ है किसी जगह पे, होल्ड रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो बह के पानी में चला जाए। तो होल्ड करके रखा जाता है और वो वहीं से मिनरल्स लेता है, समुद्र के पानी से ही मिनरल्स लेता है, ग्रोथ करता है। तो यानी इसमें हमको अलग से कल्चर मीडियम डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसका फ्रेम हमको डिजाइन करना पड़ता है, मेंटेन करना होता है, समय समय पर हार्वेस्टिंग भी करना। ये देखिए, ये भी एक पिक्चर है समुद्र के किनारे में। देखिए सी वीड्स का कल्टीवेशन के लिए इस तरह का ट्रेडिशनल तरीका है ना। इसमें भी पोल्स लगा दिए गए हैं, बहुत कम गहरा पानी है यहाँ पर, और उसमें धागे में बांध कर लटका दिया जाता है या रस्सी में बांध कर फंसा देते हैं हम सीवीड्स को, तो वो ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी डायग्राम उसी से है, रिलेटेड है ना। ब्राउन सीवीड्स देखिए हाथ में है ना, इसको ग्रोथ करने के लिए उसको फंसा दिया जाता है, या ग्रोथ हुआ है, काफ़ी ग्रोथ हो चुका है इसमें। तो हार्वेस्टिंग भी समय समय पर करते रहते हैं। तो सीवीड कल्टीवेशन भी काफ़ी समय से किया जा रहा है, और ये काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि सीवीड से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। आयोडीन जैसे बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। सीवीड पॉलीसेकेराइड पर हमने एक अलग से वीडियो भी देखा हुआ है ना। तो सीवीड कल्टीवेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है, और हर साल इसकी कल्टीवेशन की मात्रा जो है वो बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्ट हम इसको मिल रहे हैं, हम इसको खाने में भी सीवीड्स को उपयोग करते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइज़र के रूप में भी, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो एल्गी में भी जो हमने देखा था वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि माइक्रो एल्गी में जैसे स्पाइरुलिना है, वो भी हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, प्रोटीन सोर्स के रूप में ना। स्पाइरुलिना काफ़ी सूक्ष्म शैवाल होता है, और आसानी से उसको ग्रो किया जा सकता है। एक छोटे से पॉन्ड में भी या छोटे से टब में भी आप उसको ग्रोथ कर सकते हैं, लैब में जैसे किया जाता है ना। तो इसमें हम इतना ही देखते हैं, और भविष्य में इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, और हर साल देखा जा रहा है कि इसके कल्टीवेशन का जो क्षेत्र है या मात्रा है वो बढ़ते ही जा रहा है, और बढ़ते ही जाएगा, उम्मीद है। और इससे बायोफ्यूल भी बनाने का चल रहा है कि बहुत सारे जो शैवाल हैं उनसे फ्यूचर में बायोफ्यूल्स भी बनाए जाएं, जैसे बायोडीजल और एथेनॉल डेवलपमेंट, है ना। बायो हाइड्रोजन गैस डेवलपमेंट का भी प्रयास चल रहा है क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज से ना। ठीक है, तो इसमें इतना ही देखते हैं।